जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूं, लंदन में होता हूं, इल्फर्ड में होता हूं। आपको पता है, जो रेगुलर हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता है कि एवरी मंडे एंड फ्राइडे मैं आता हूं लाइव यूके इमिग्रेशन के हवाले से। आपके लेता हूं सवाल और उनके देता हूं आपको जवाब। लास्ट सेशन में कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से मैं सवाल नहीं ले सका था, और ना ही यकीन करें मैं इस मोड में था लास्ट टाइम कि मैं कोई सवाल ले सकूं, क्योंकि बात फिर वही थी, बात ओवरस्टेज की थी। और आज हम बात करेंगे कि ओवरस्टेयर है कौन ओवरस्टेयर है, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अपील के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप अपील करते हैं तो उसमें कितना वक्त लगता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अपील का प्रोसीजर क्या होता है। अम, ये चीज़ों पे उसके अलावा बहुत सारे लोग अभी भी प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन को जो है वो नहीं समझ पाते कि प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन क्या है और वो कैसे की जाती है, स्पेशली फॉर ओवरस्टेयर्स, के ओवरस्टेयर्स के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस एंड ओवरस्टेयर्स। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आ, आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी यहाँ मौजूद है वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रीपोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाती है जो जो इसको ढूंढ रहा था, और वो जहां मुझे दुआ देगा, आप भी उनकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। कॉल्स हम शुरू से लेंगे। अभी मैं आपके साथ 1 आवर, 1 घंटा जो है वो मैंने प्लान किया हुआ है, लेकिन आना मैंने 7 बजे था, लेकिन ये नियरली जो है वो 7:45 हो गई। तो लेट्स सी, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर मैं आपके साथ रहूँगा, आपके सवाल लूँगा और उनके आपको जवाब दूँगा। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। यूके इमिग्रेशन के हवाले से आपसे सवाल लेंगे, उनके जवाब देंगे। स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज़ एन ओवरस्टेयर, कि ओवरस्टेयर है कौन, अभी इस पे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो अभी नंबर भी नहीं दिया था यार, हैं? बस सर देख लें, आप तो मैंने कहा लकी चांस है, पहले कॉलर बन जाते हैं, पहला शेर भी सुन लेते हैं आज कोई शेर हो जी सर, ऐसा पहला कॉलर कोई शेर हो जी जबरदस्त किस्म का। सर पहला कॉलर वो क्या कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते रहे, काफिला बनता रहा। वाह जी वाह, क्या बात है। चलिए, तो आप तो सर आपने क्या आपने है? पहली कॉल की है ना, तो जी आप जी आप अकेले चले, लेकिन आप आपके पीछे एक पूरा काफिला है, इसलिए आपको ये शेर सुनाया सर। ठीक चले, है, आई होप मेरे क्वेश्चन से भी कहीं को आंसर मिल जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले सर, मैं ज़रा टाइम भी लूँगा और भी कॉलर होंगे। सर मुझे क्विकली ये बता दें कि मैंने सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है, 5 मंथ्स हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रीवियस मेरा सर ओवरस्टे था 10 साल से पहले, क्या सर वो उसकी ग्राउंड्स के ऊपर मैं गुड कैरेक्टर मेरा फेल हो सकता है या रिफ्यूज़ करते हैं, या अकॉर्डिंग टू गाइडेंस उसको वो इग्नोर कर देते हैं आफ्टर सेटलमेंट या ILR के बाद? चलिए, मैं आपको सवाल प्लीज़, का थैंक यू, जवाब, थैंक थैंक यू यू, सर। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, आज के पहले कॉलर, पहला शेर और पहला सवाल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। नंबर अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा जिस पे आप मुझे कॉल कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, मैंने ब्रिटिश नेशनैलिटी को जो है एक पूरी वीडियो मेरी पड़ी है जिसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, शायद 2 हफ्ते पहले की बात है। सो नेशनैलिटी इज़ अ प्रिविलेज, इज़ नॉट अ राइट। तो आपको ये प्रिविलेज है, और इसमें ऑलवेज उनकी डिस्क्रेशन होती है। अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं ओवरस्टे रहा हूँ 10 साल पहले, तो क्या ये अफेक्ट कर सकता है? देखें, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जो मेरे देखने में आया कि उसको अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन लॉज आर चेंजिंग। आपको पता है अभी भी कानून बदल रहे हैं।
मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। बाकी आपको 5 महीने में तो एक्सपेक्ट करें कि इसको जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है नेचुरलाइजेशन के हवाले से। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब कि अगर कोई यहाँ पे ओवरस्टे रहा है 10 साल पहले, तो क्या ये उसकी सूटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं? आंसर इज़ यस, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनकी जो गाइडेंस है उसके अंदर वो डिस्क्रेशन यूज़ कर सकते हैं। क्या उसको मिल सकती है नेशनैलिटी? जी मिल भी सकती है, क्योंकि दैट इज़ दे विल लुक इनटू कि भाई आप क्यों ओवरस्टे हुए थे, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। ये आपके सवाल का जवाब। लेकिन इसके साथ-साथ जो मैं कहता होता हूँ कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, तो आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि अनदर फेवरेट मेरा बहुत फेवरेट है कि भाई अ, आगही से डरते हो, जो वक्त अभी नहीं आया उस वक्त से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूँ। ये पूरी गज़ल है, किसी दिन इंशाल्लाह फिर आपके साथ करेंगे। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, जो वक्त आया ही नहीं है उसके ऊपर घबराने की क्या ज़रूरत है। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 0772734712। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, आज का टॉपिक ऑब्वियसली मैंने बताया है कि भी हम बात करेंगे ओवरस्टेज के ऊपर, प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशंस एंड ओवरस्टेज, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपील का प्रोसीजर क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ओवरस्टेज कौन है जी? एन ओवरस्टेज इज समवन who remains in the UK after their visa or leave to remain has expired without valid immigration permission। तो जो बंदा भी, जिसका भी जो वैलिड लीव है वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, और उसके बाद वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो यहाँ पे रहता है, वो ओवरस्टेयर होता है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा मैं बात ओवरस्टेयर करता हूँ, तो जो बंदे, जिस बंदे के पास भी यहाँ पे जो है वो वैलिड लीव नहीं है, वो ओवरस्टेयर है। तो क्या ओवरस्टेयर जो है वो अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर कोई ओवरस्टेयर है तो कैन ही अप्लाई फॉर अ वीज़ा? आंसर इज़ यस, बिल्कुल। हर ओवरस्टेयर के पास ये राइट है कि वो अपना वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। सम पीपल स्टिल मे क्वालिफाई अंडर फैमिली लाइफ। कई लोगों को फैमिली लाइफ के ऊपर मिलेगा वीज़ा, और कहीं को लॉन्ग रेजिडेंस पे, मेडिकल ग्राउंड्स पे, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब मेरे से लोग ये पूछते हैं कि जी आ, हमें तो यही बताया गया कि 20 ईयर्स होंगे तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, हमें तो ये बताया गया कि जी शादी कर लो ना किसी से, पार्टनर से। और मैं तो लोगों की कई 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 दफ़ा आई एम वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज जब वो मेरे सामने बैठ के ये कहते हैं कि जी हमें किसी ने कहा जी बच्चा कर लो, किसी ने कहा जी पार्टनर कर लो, तो हम तो उसकी एडवाइस पे चले, अब बच्चा भी हो गया है, पार्टनर भी हो गया है, अब क्या करें? तो उसके बारे में तो वही है ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये उन लोगों के लिए जो गलत एडवाइस करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो बेचारे इनोसेंट हैं, और वो सिर्फ जो है वो अपना यहाँ रोज़गार की तलाश में, या जैसे भी यहाँ इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स हैं, इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स। सो लेट्स टेक अनदर कॉल एंड देन वी विल talk about overstays again. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम, शाह साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं सर? जी सदा साहब ठीक है साहब, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, बड़ा बड़े अरसे बाद फोन किया थे। असल मसला है बिल्कुल, मेरा तो सारा इशू ये है कि मेरी बेटी है, उसने 2020 के 20 में इधर इटली से आई थी, यूके में मेरे साथ ही। तो हमने एप्लीकेशन डाली,
ते मेरे को मैं अपने भाई पे डिपेंडेंट था, ते हमने भाई के डिपेंडेंट पे डाली, उन्होंने कैंसिल कर दी, फिर मैंने अपनी भी आप पे डाली, एक दफा कैंसिल होगी, दूसरी दफा फिर डाली तो 2021 में एक्सेप्ट होगी, तो कार्ड में मिला तकरीबन 21 के एंड पे। जो जब कार्ड मिला तो ठीक है, अभी 5 साल पूरे हो गए थे तो हमने उसकी ना सेटल स्टेटस डाला है जी ते एक इधर बेटा पैदा हुआ है, ते शादीशुदा है, ते वो जो मेरा अपना दामाद है भांजा, वो उसके भी डॉक्यूमेंट से ऊपरी साइड बच्ची के दाव पे बन गए थे 10 साल रूट पे। ठीक है अब उन्होंने कल मेल भेजी थी हमें, आप ऐसा करो कि अगर आपके वालिद के पास 2020 के पहले पासपोर्ट इटालियन पासपोर्ट है तो वो हमें दो, जी जी अगर आपके पास बीआरपी कार्ड है ना 2020 से पहले तो वो दो, वो दोनों हमारे पास वो चीजें नहीं है। अब क्या हम इनको जवाब दें या एप्लीकेशन ड्रा करके हमारा प्री सेटल चलता रहेगा, या ड्रा करें तो प्री सेटल कैंसिल हो जाएगी, ये प्लीज मेरी हेल्प करना। चलिए ठीक है, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, इनका जो मैटर है सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। ये बात कर रहे हैं अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम, जो लोग यहाँ पे 2020 दिसंबर 2020 या उससे पहले के मौजूद थे। जब ब्रेक्सिट हुआ तो जो यूरोपियन थे या उनके जो डिपेंडेंट थे, और उनको ये कहा गया कि आप अपना यहाँ पे जो है वो स्टेटस अप्लाई कर लें। तो जो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको कई लोगों को तो 5 साल का वीज़ा मिला। 5 साल के बाद जो लोग यानी कि जो जिनके पास सेटल जिनके पास यूरोपियन नेशनैलिटी नहीं थी, ठीक है? और इस वजह से उनको 5 साल का वीज़ा दिया गया, लेस देन 5 इयर्स, और अगर 5 इयर्स था तो उनको जो है वो सेटलमेंट वहाँ पे उनको अलाउ कर दी गई। अब अभी तक ये जो कई कई सारे लोगों को ऐसा हुआ कि उनको उनने सिर्फ 5 साल का वीज़ा दिया और 5 साल के बाद उनको वीज़ा एक्सटेंड करवाना था। लेकिन अगर वो खुदा ना खास्ता भूल गए हैं तो वो फिर भी उनको नई एप्लीकेशन भी करनी पड़ सकती है। आपके सिनेरियो के अंदर आपको जो पहले तो बात है, ये लीगल एडवाइस नहीं है, आपको यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन विथड्रॉ नहीं करनी चाहिए अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो अगर एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो लेट्स से अगर उसका वीज़ा जो था वो 2000 अप्रैल 2026 तक था, तो आपको अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। हाँ, आगे क्या करना है इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएँ, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन का मसला है इसको लाइट मत लिया करें। इसको जो है आप प्रायोरिटी पे रखें। आप मैं आपकी जगह हूँ तो कल सुबह का नाश्ता भी बाद में करूँ, पहले मैं जाके किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से राब्ता करूँ। इसके लिए क्योंकि ये ईयू के जितने भी केसेस हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा। तो ये आपसे सवाल का जवाब है कि एप्लीकेशन विथड्रॉ मत कीजिएगा। करने से पहले आप जाके प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लें कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे ओवरस्टेज के ऊपर। सो क्या ओवरस्टे यहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल, अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आप। आपके पास कौन कौन से रूट्स मौजूद हैं? आपके पास फैमिली रूट है, अगर आपकी फैमिली है यहाँ पे, आपके पास प्राइवेट लाइफ, और आज हम प्राइवेट लाइफ के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम सर, दोबारा सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी, वो बेटी का जो है ना पहला प्री सेटलमेंट वो भी जाके जनवरी में खत्म हो रही है। अच्छा अब ठीक है, अगर तो उनकी जनवरी में ख़त्म होनी है, फिर तो आप अगर विथड्रॉ भी कर लेंगे तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू, क्योंकि उनका प्री सेटल जो है वो चलता रहेगा, ठीक है? सही है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप इस मसले को जो है ना प्रॉपर लीगल एडवाइस लें
किसी के पास भी चले जाएँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास ही आओ, जी, जी सर। जिधर जाना है आपसे फ़ोन आप पे जो हो है। सकती है ना सब कुछ? जी, जी, मैं फ़ोन पे एडवाइस करता नहीं हूँ। तो आप कहीं अपना सबसे पहले तो कहते हैं अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले तो लोकल लब्बो ना जाके अपना तुसी उत्थे कोई, ठीक जी, है? जी, ठीक है वो तो आपकी बात ठीक है, समझ आ गई है मुझे क्योंकि मुझे ना हुँ। मैं अक्सर टिक-टॉक पे आपकी बातें सुनता रहता हूँ, ज़रा मुतमईन होना इसलिए पूछ रहा हूँ अच्छा, आपसे। फ़ोन पे नहीं न होती है, नहीं मुझे मैं लगता है ना आप नहीं, नाज़िक। आप दूर बहुत हैं मेरे से, और मैं जो है वो फ़ोन पे एडवाइस करता नहीं हूँ। हाँ, जी, जी, मुझे समझ आ गया। मैं सिर्फ़ ये पूछ रहा था एप्लीकेशन में ये नीचे लिखा हुआ है, तो हुँ। आपने इसको ड्रा भी कर सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर मिसाल के तौर पे अगर उसका बेटी प्री हम सेटल ड्रा चल रहा करते है, हैं, देखिए अगर उसका हालाँकि वो कैंसल तो नहीं हमारी सेटलमेंट नहीं, करने के लिए। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपका स्टे है, तो हाँ, उसके उसके हिसाब से आपकी जो है वो, अगर आप विथड्रॉ कर भी लेंगे तो आपका प्री सेटल नहीं खत्म होना चाहिए, वो उसको एज़ इट इज़ चलना चाहिए, ठीक है? जी, जी। सर ये पूछ रहा हूँ अगर अगर बाय द चांस अल्लाह ना करे ये कोई मसला बन भी जाए, तो क्या आया कि जो उनका बेटी का बेटा है गाइस उनको भी 10 साल रूट पे डाला हुआ है और मेरा दामाद जो है भांजा और हुँ। बेटी का शौहर उसको भी 10 साल रूट पे डाला है, उनकी भी वो एप्लीकेशन कैंसल हो जाएगी? नहीं, उनका प्राइवेट लाइफ़ के ऊपर है, तो उनका स्टेटस अपने मुताबिक चलता रहेगा। अ, उनका उनका कैंसल नहीं होगा इस हिसाब से, ठीक है? अच्छा वो 10 साल रूट है उन्होंने डाला है जो राइट्स जी, वाले। जी, 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 वो प्राइवेट लाइफ़ पे वो अपना रूट वैसे चलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि एक का पेरेंट रूट होगा और एक का पार्टनर रूट होगा, एक का चाइल्ड रूट होगा, एक का जो है पार्टनर रूट होगा, लेकिन अगर माँ का स्टेटस नहीं रहेगा तो नेक्स्ट एक्सटेंशन वो किस बेस पे करवाएँगे? सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ, कि इसीलिए मैं जी, आपसे कह रहा हूँ सर कि ये सवाल जो है जी, आपको लाइफ़ में मैं थोड़ा-सा गाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, ठीक है? बिल्कुल सर ठीक है आपकी बात वो समझ आ गई है। ओके थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इनका इनका सवाल कौन हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर क्या हाल है ठीक हो? जी, जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ये बाल बड़े-बड़े रखा करो ना फिर कटवा दिए। यार अब मैं क्या करूँ? कोई कहता है छोटे कर लो, कोई कहता है बड़े कर लो। मैंने भी अब सोचा गर्मियों में छोटे कर लेंगे, सर्दियों में बड़े रख लेंगे, दोनों खुश हो जाएँगे। पब्लिक ठीक, ठीक पब्लिक चलो खुश हो समझ जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे थोड़ा क्लियर कर दो फिर आप भूल जी, भी जाते हो ना थोड़ा-सा लेंथ की प्लीज़। जी, जी। सर ये लिव इन लाइन के लिए जब अप्लाई करते हो ना तो अब इन्होंने 2 ऑप्शन निकाले। पहले ऑप्शन है कि बेबी क्लेम असाइलम हुँ। और लिव इन लाइन चाहिए। तो लिव इन लाइन और बेबी क्लेम असाइलम में क्या फ़र्क है और लिव इन लाइन में क्या फ़र्क है? और जो वालिदैन के पास मतलब रिफ्यूजी स्टेटस है तो बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है उतना ही मिल जाता है कि नहीं उसके आईएलआर का फिर क्या तरीक़ाकार होता है? ये थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। अच्छा यार, ये आपने मेरा ख़्याल पहले भी मेरे से पूछा था, और मैंने कहा था यार मैं इसको चेक करके आपको बताऊँगा। मुझे आपका आपका ये सवाल से याद आ गया। आपका सवाल क्या, बताइए मुझे, दोबारा से पूछिएगा। सर ये लिव इन लाइन जो होते हैं लिव इन लाइन। जी, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं रिफ्यूजी के हुँ, हुँ। तो उसके लिए एप्लीकेशन करने पड़ते हैं, उसको लिव इन लाइन बोलते हैं। ठीक है। तो फिर अभी इन्होंने उसको थोड़ा-सा डिवाइड किया है, कहता है कि बेबी क्लेम असाइलम करना चाहते हो या लिव इन लाइन करना चाहते हुँ, हो? आपको कौन-सा ऑप्शन चाहिए दोनों में से? आपको ऑलरेडी वो पूछ तो ओके। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? और फ्यूचर में फिर कौन-सा अच्छा है या फ्यूचर में इसका क्या मतलब असर पड़ता है? ये थोड़ा-सा प्लीज़ एक्सप्लेन अच्छा, ये आप मेरे साथ लाइन पे रहे। चलें, आपने मुझे अभी जो बताया उसके ऊपर बात करते हैं। आपने कहा जी जो रिफ्यूजी के यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए जो वीज़ा होता है वो लिव इन लाइन होता है, या उनको भी असाइलम करना है। तो मेरे ख़्याल से तो बट आई विल गेट बैक टू यू प्रॉपर्ली ऑन दिस वन, लेकिन जो मुझे साउंड कर रहा है वो यही कर रहा है कि आपको लिव इन लाइन करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा तो वो आपका एज अ डिपेंडेंट वो भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उसी वक्त अप्लाई कर सकता है। अगर आप उसका असाइलम यानी कि रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई करेंगे तो रिफ्यूजी स्टेटस पे जाने के बाद उसका अगर ऑन हिज ओन की बात कर रहा है वो, तो वो तो कर ही नहीं सकता, वो तो आपका डिपेंडेंट आएगा। तो बेहतर ये है कि आप शायद वो जेनेरिक फॉर्म में, मैंने फॉर्म देखा नहीं है ये वाला। आप ऐसे करें
कि आप ऐसे करें कि जैसे फैमिली रीयूनियन में लेट से एक बंदा यहाँ पे आया और उसने अभी तो फैमिली रीयूनियन बंद है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फैमिली रीयूनियन के केस के अंदर एक बंदा यहाँ पे आया, उसने असाइलम क्लेम किया और उसके 3 साल बाद उसके घर वालों ने उसको ज्वाइन किया। तो जब वो उसके 2 साल बाद उसके 5 साल पूरे होंगे तो उसकी फैमिली भी साथ ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकती है। ठीक है, ठीक है सर, चलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, ये भी देखिए, लाइव आने से ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं और उनके जो है हमें लर्न करने को मिलता है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी वजह से हमें भी सीखने को मिलता है कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो अपडेट हमें करनी पड़ती हैं आपके साथ साथ ही। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 07727347212। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी। पहले हमने ये बात की कि ओवरस्टेयर कौन है और उसके बाद हमने बात की है कि ओवरस्टेयर अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये जो प्रिजम्पशन है लोगों की कि या लोगों को गलत राय दी जाती है कि जी 20 साल होंगे तभी अप्लाई करना, बच्चा कर लेना, ये कर लेना। तो ये तो जो है वो मैंने इसको आपको बयान ऑलरेडी कर दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 20 साल के बाद या बच्चा करने के बाद भी वीज़ा मिल सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस फ्रॉम एनी कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड सॉलिसिटर। बात करते हैं कि जी अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर क्या ऑप्शन उसके पास रह जाती है। तो यूजुअली व्हेन यू गेट अ रिफ्यूज़ल, जब किसी का भी रिफ्यूज़ल आता है तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे जो है वो लिखा होता है कि जी आपके पास राइट ऑफ अपील है या नहीं है, एडमिन रिव्यू है या नहीं है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास फ्रेश एप्लीकेशन की भी ऑप्शन मौजूद होती है। तो जब आपका जब किसी का भी रिफ्यूज़ल आए तो वो इसको जो है अगर खुद अप्लाई किया हुआ है तो वो ऑब्वियसली किसी भी क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर से आप रब्ता करके तो इसको लीगल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी सॉलिसिटर से किया हुआ है तो वो खुद ही आपको आगे सजेस्ट कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए। अम, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जी इमिग्रेशन की अपील्स जो हैं वो कितना टाइम लेती हैं, कितना वक्त लेती हैं। वक्त के हिसाब से जो मोस्ट इमिग्रेशन अपील्स हैं कैन टेक सेवरल मंथ्स, मतलब कि 6 months to 1 year, समटाइम्स मोर। लेकिन 6 months तो अपना जेहन में रख के चलें कि अगर आपकी जो है अपील चली गई है तो 6 महीने जो है वो कम से कम लग जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो हमारे किसी कोलीग ने एक वीडियो भी बनाई थी कि विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अपील थी किसी एडल्ट डिपेंडेंट की और उनको सेवरल एप्लीकेशन भी की कि यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जो है उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज़ है, तो इसको जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाए, एक्सपेडाइट किया जाए। लेकिन वो जो हज़रत थे वो दुनिया से गुज़र गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, ये सुनने में आया था। और ऐसा होता भी है, अक्सर ऐसे होता है कि वाक़ई जो है वो सर्कमस्टांसेस लोगों के चेंज हो जाते हैं, लेकिन अपील्स जो है वो साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल तक, कई बार 2-2 साल तक भी पेंडिंग रहती हैं। तो अगर आप अपील में हैं तो आप जो है इसको ज़हन में रखें कि इट कैन टेक टाइम। अम, इसके अलावा नेक्स्ट है कि क्या आप यूके के अंदर रह सकते हैं अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो। अक्सर लोग पूछते हैं कैन आई स्टे इन द यूके व्हाइल माय अपील इज पेंडिंग। तो आंसर है यस जी, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब अपील राइट दिया जाता है तो आपको कहा जाता है कि यू डू नॉट हैव टू लीव द यूके व्हाइल योर अपील इज पेंडिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
हेलो। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर। आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जी जी, पूछिए। सर। एपीएस जब भी खत्म होने वाला है हम्म। आगे सर, मतलब कि ये पूछना था कि फीवर और एफएलआर हम्म। अगर फीवर डालते हैं तो राइट टू वर्क रहेगा या मतलब कि नहीं मिलता राइट टू वर्क? ठीक है। और इसके कुछ? बारे में प्लीज रहमी कर दें। बस चले, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, इनका सवाल ये है कि अगर किसी का पीएसडब्ल्यू या कोई भी वीज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला हो, लीव जो उनके पास है वो ख़त्म होने वाली हो, इन्होंने स्पेसिफिकली पीएसडब्ल्यू का पूछा है, तो हम बात ये कर रहे हैं 3C लीव की, जो आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड कर देता है। इट्स अ ब्रिज इन बिटवीन आपकी वीज़ा एक्सपायरी डेट टिल यू गेट अ डिसीजन ऑफ योर एप्लीकेशन। चले, इन्होंने स्पेसिफिक जो सवाल किया हम उसी पे चले जाते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। नंबर मैं आपको दे देता हूँ कॉल करने के लिए, 07727347212, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यूके इमिग्रेशन के हवाले से। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, अगर किसी का वीज़ा कोई आप पीएसडब्ल्यू पे है और उसको लगता है कि उसका ह्यूमन राइट्स का क्लेम बनता है, एफएलआर बनती है, फर्दर लीव टू रिमेन के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, और उसके पास उस फर्दर लीव टू रिमेन को अप्लाई करने के लिए जिसकी फ़ीस है 1407 पाउंड, यानी कि 1407, 1407 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस है मोस्ट ऑफ द एफएलआर एप्लीकेशंस की, प्लस 258750, यानी कि 2587 पाउंड 50 पैंस जो है उसके IHS चार्जेस है, NHS चार्जेस है, क्योंकि होम ऑफिस ये एज्यूम कर रहा है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है 2.5 साल का, तो 1035 इंटू 2.5 इज़ एक्चुअली 2587.50, तो ये टोटल 399450, यानी रफली 4000 पाउंड पर एप्लीकेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बन जाता है। अगर आप फैमिली ऑफ 4 है तो इमेजिन करें कि इट कैन टेक अप टू 15-16,000 पाउंड्स इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। अगर फैमिली ऑफ 5 है तो आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए होम ऑफिस ने एक सहूलत, यानी कि एक जो है वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ़ी वेवर। आप पहले अपनी फ़ी वेवर करते हैं, यानी कि आपको ये दिखाना होता है कि you are a person who is either destitute or will become destitute if you had to pay the fee. अब destitution की जो उनके पास डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो, जो कि पहले ज़माने में रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती थी, यानी कि असेंशियल नीड्स आप अपनी पूरी नहीं कर सकते या पूरी नहीं कर सकेंगे अगर आप होम ऑफिस की फ़ीस दे देंगे तो अगर किसी का वीज़ा लेट्स से 21 मई को ख़त्म हो रहा है और लीव उसकी ख़त्म हो रही है, एग्जिस्टिंग लीव, और वो अप्लाई करता है, वो अप्लाई करना चाहता है ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पे फर्दर लीव टू रिमेन या प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो उसके लिए वो पहले जो है फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर सकता है। फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करने से उसके सारे राइट्स जो हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का जो है वो डिसीजन नहीं आ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीएसडब्ल्यू तो उसका अगर राइट टू वर्क था तो वो राइट टू वर्क चलता रहेगा, राइट टू रेंट, एनीथिंग विच जो है वो एप्लीकेशन जो है आपको वहीं पे जो है वो राइट्स दे देती है। The question arises when in like 6 to 8 weeks, 6 से 8 हफ्ते में इसका जवाब आ जाता है, तो अगर वो फ़ी वेवर जो है रिफ्यूज़ हो जाती है, देखिए अगर तो अप्रूव हो जाती है देन यू गो फॉर एफएलआर फर्दर लीव टू रिमेन, और फिर भी आपकी जो 3C, यानी कि आपकी 3C के ऊपर हम बात करेंगे, ये बहुत डिटेल वाला मसला है, लेकिन जो आपकी लीव है वो कंटिन्यू रहती है जब आप एफएलआर, देन यू हैव 10 वर्किंग डेज
to make an application after fee waiver approval. लेकिन अगर आपकी फी वेवर अप्रूव नहीं होती, इन दैट सिनेरियो आपको फिर भी 10 वर्किंग डेज मिलते हैं कि यू हैव 10 वर्किंग डेज टू पे फॉर योर एप्लीकेशन और आप आगे चले जाएं। अगर आप अपनी फ़ी वेवर को रिफ्यूज़ल के बाद पे करके, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि लोग अपना स्टेटस बचाने के लिए पैसे कर्ज़ा ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं, तो उस सूरत में आपका जो है राइट टू वर्क अगेन कंटिन्यू रहेगा विद इन 10 वर्किंग डेज, अगर आप पेमेंट करके एप्लीकेशन की आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आपकी फ़ी वेवर दोबारा कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि जब अगर आप फ़ी वेवर दोबारा करेंगे, यानी कि फ़ी वेवर के बाद दोबारा फ़ी वेवर करेंगे, then you will lose your legal status. Then you become an overstay from the date of your visa supposed to expire. लेकिन अगर आप आगे चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे इस सिलसिले में, उनको पहले ये कहा जाता है कि भी तेरी फी वेवर पा देने तो उसके बाद तुम्हारी फ़ीस माफ़ करा देंगे, फिर तुम्हें आगे ले जाएंगे। तो अगर फ़ीस माफ़ नहीं होती देन दे गॉट स्टक बिकॉज उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे होते हैं, दे कुड नॉट प्रूव, और मे बी द पर्सन दे चोज फॉर देयर वर्क इज़ incompetent. He is not a competent person to actually आपके लिए वो जा सके। तो ये आपके सवाल का जवाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो सर, सैयद अफाक सर बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड, बोलिए। सर मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। सर मेरा यहाँ पर 17 साल हो रहे हैं, तो मैंने काफ़ी एप्लीकेशन किए यहाँ पे ना, सारे रिफ्यूज हो गए थे। तो अभी मेरी मेडिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो डॉक्टर ने मुझे पार्सली ब्लाइंड कर दिया है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है ना, तो इस पर मैंने ह्यूमन राइट्स का केस डाला था। तो उसके बाद ये सारे इशू चालू, उसके बाद ये सारे इशू मेजर इशू हो गए ना, बहुत सारे। तो अभी हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है, हमने अपनी तरफ से बंडल सबमिट कर दिया है जी। 1 महीने हो गए, तो अभी तो कोई अपडेट हमें आई नहीं। तो ये केस कैसा लगता है आपको? स्ट्रॉन्ग है लग रहा है? चले मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपकी मुश्किलें जो है वो आसान करे। I don't know how I feel without my eyes। और जब अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वी आर इन अ गुड हेल्थ, भाई हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और देख सकते हैं। अब आपकी सिचुएशन के अंदर आपने ये बताया कि आपको 17 साल हो गए, 17 ईयर्स हो गए, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी। तो आई एम जस्ट गोना थिंक कि भाई आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की थी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अंदर भी आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी? डिड यू डू द एप्लीकेशन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और यू डिड एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्राइवेट लाइफ और आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल्स? आपने कौन सी एप्लीकेशन की थी? लेकिन लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि अगर आपने कोई भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर एप्लीकेशन की है सिवाय मेडिकल ग्राउंड्स के, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड्स का थ्रेशोल्ड काफ़ी हाई है, बहुत हाई है। प्राइवेट लाइफ का इतना हाई नहीं है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स का जो है वो आई कंपेयर दैन इज लाइक एटलीस्ट 50, 60, 70% डिफरेंस इन बिटवीन थ्रेशोल्ड ऑफ टू एप्लीकेशंस। काफ़ी सारे लोगों को जो गलत एडवाइस करके वो कह देते हैं जी मेडिकल ग्राउंड्स पे लगा लो। क्यों कह देते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई उसकी फ़ीस नहीं है, क्लाइंट से फ़ीस भी ले लेते हैं और उसको कहते हैं कि भाई होम ऑफिस की फ़ीस माफ़ करा दूँगा और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसकी
एप्लीकेशन लगा देते हैं। कौन लोग हो तुसी? खैर, क्या वही दोबारा से काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म अगर तुमको नहीं आती। तो आपके सिनेरियो के अंदर जो है मैं यही कहूँगा कि भाई आप अगर आपके पास टाइम हो तो दोबारा कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि आपने कौन सी एप्लीकेशन की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो सर जी, कितना ठीक हो? हाँ जी ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी। बड़े दिनों बाद आपकी कॉल आई है। हाँ जी सर जी, बस थोड़ा जा बिजी हो गए सी फैमिली जी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, और कितना सर ठीक हो? बस फैमिली ठीक ठीक है, जी सब जी ठीक ठाक? जी जी, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र है जी, ठीक दसो ठाक जी, है। आज किस तरह याद किया तुझे सर? बस ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫੋਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ जी ਜ਼ਰੂਰ। जी ਜਦੋਂ जी ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮਨ ਚ जी ਆਇਆ जी ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ हम्म ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹਜੇ ਤੇ हम्म ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ हम्म ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ 10 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਅਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYERS ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਡਿਊ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 26,200 ਤੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ongoing ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਆਵਰਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 40 ਘੰਟੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਪਰ ਅਨਮ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ongoing ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31,300 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 26,200 ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ongoing ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ। ਓਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ EMPLOYE ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਜ਼ ਵੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਦੱਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ 26,200 ਜਾਂ 29,000 ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ EMPLOYER ਇਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ EMPLOYER ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਜੀ, थैंक यू ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, थैंक यू। अच्छा जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सवाल जो है आपको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। और उस रिपीट करने की वजह ये है कि अगर किसी जो भी जितने भी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर जो है वो वीज़े पे मौजूद हैं और उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ गया है, दे नीड टू मेक श्योर कि उनका जो अच्छा दे नीड टू मेक श्योर कि उनका जो एम्प्लॉयर है उनको
जो है मिनिमम ऑन गोइंग रेट दे रहा है या मिनिमम जो आवरली रेट है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अदरवाइज जब आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जो जो इंडेफिनेट है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। आपको जो है ये फौरी तौर पे इसके ऊपर जो अपने एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए, बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि डरने की बात नहीं है कि अपने एम्प्लॉयर से आप डरो जाके। आप अपने एम्प्लॉयर से सीधी बात करो यार जाके कि देखो दिस इज़ बाय लॉ यू शुड बी पेइंग मी, दिस इज़ द मिनिमम ऑनगोइंग रेट, इफ़ यू डोंट पे मी दैट आई वुड हैव अ प्रॉब्लम फॉर गेटिंग इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है, और कभी भी इट्स नेवर टू लेट। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 07727347212। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। मैं आपके साथ और थोड़ी देर रहने वाला हूँ, देन आई विल आस्क यू लीव। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास सवाल यहाँ मौजूद है कि क्या मैं जो है वो काम कर सकता हूँ या काम की परमिशन मुझे मिल सकती है वाइल माय अपील इज़ पेंडिंग। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी मेरी अपील पेंडिंग है तो क्या मुझे काम की परमिशन मिल सकती है। देखिए, जो बात मैंने पहले की थी 3C के वाले से कि अगर आपने आप PSW पे हैं, आपने फ़ी वेवर की, अप्रूव हुई, FLR की, वो भी अप्रूव हुई, उसके बाद FLR के रिज़ल्ट आया, वो रिफ्यूज़ हो गया, आपको राइट ऑफ अपील मिल गया, आप अपील में चले गए, तो वो आपके सारे राइट्स साथ साथ चलते रहते हैं जब तक आपकी अपील का फैसला नहीं आ जाता। तो अगर आपके पास FLR के टाइम के ऊपर जो जो परमिशन थी वर्क की तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी, अगर नहीं थी तो देन अनफॉर्चुनेटली आपको काम करने की परमिशन नहीं होती। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं अपील के लिए, हम उस पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड विटनेस स्टेटमेंट, बहुत मायने रखती है जब आप अपील करते हैं। इसके अलावा जो रिलेशनशिप एविडेंस, अगर आपने रिलेशनशिप के ऊपर केस डाला हुआ है, और मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती है। बच्चे हैं तो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट हैपेंस एट द इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल हियरिंग, कि हियरिंग के अंदर होता क्या है एक्चुअल में। आपको बड़ा जो है वो प्लेन से लफ्ज़ों में बता देते हैं। जज जो है वो सब एविडेंस सुनता है, देखता है, और उसके बाद जो है वो उनको रिव्यू करता है, उसके ऊपर अगर उसके क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन करता है, और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन बनाता है। दिस इज़ दैट सिंपल। वहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता कि अगर विटनेस है तो वो विटनेस स्टेटमेंट से गो थ्रू होंगे, और अगर कोई एविडेंस है तो उसके ऊपर अगर जज ने सवाल करना हो करता है, अदरवाइज़ वो आपको जो है वो अपील या तो रिफ्यूज़ कर देता है या अलाउ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर अपील रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या मेरा केस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, कि अगर किसी ने अपील की थी तो क्या वहीं पे ख़त्म हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। अपील फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में आपकी अपील जाती है, वहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता। देन यू मे अप्लाई फॉर you may apply for permission to appeal in first year tribunal, and then in upper tribunal you may file your case there. ये थी आज की जो अपील के हवाले से जो मैंने आपको बताना था कि अगर आपकी अपील है तो आपको परेशान नहीं होना, देयर इज़ ऑलवेज होप। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग।
हेलो। ਹੈਲੋ हाँ जी। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ सत ਆ श्री अकाल जी। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ जी जी पूछो की पूछना चाहते हो। ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਟਾਇਰ 2 ਲਿਆ ਸੀ ठीक है। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੋਇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ठीक है। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ चलो मैं थोड़े सवाल का जवाब देना ठीक है। ਹਾਂਜੀ अच्छा थैंक यू। पासपोर्ट का सवाल ये था कि इनके ऊपर ट्वाइक का कोई इशू हो गया था और उसके बाद जो है ये अभी तक ओवरस्टेयर है। अब ट्वाइक का इशू क्या था, इंग्लिश टेस्ट था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने गलत किया भी था और कोई बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती भी हुई थी। अब उस सूरत हाल में मुझे आपका प्रॉपर केस तो पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ट्वाइक का इशू जो है वो हल करना चाहिए, रेज करना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो इसके ऊपर आप दोबारा एप्लीकेशन करके वो साबित करें कि आपके ऊपर गलत केस था और शायद आपका जो स्टेटस है वो रीस्टेट हो सके कोर्ट में जाके, अगर वो गलत था तो। नहीं तो आप जल्द से जल्द किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें और उसको जाके ये बताएं ताकि वो आपका पूरा केस देख के आपकी कोई एप्लीकेशन लगाए जिसमें दोबारा से अगर होम ऑफिस आपका ट्वाइक का इशू रेज करता है तो वो उसके साथ डील कर सके। आज के लिए जो है वो इतना ही। मैं अब आपको जो है मंडे को मिलूँगा, तो अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले जो मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ कि जो दिल करता है करो, वीकेंड है, बैंक हॉलीडे है, जो दिल करता है वो करो, लेकिन एक काम नहीं करना। वो क्या नहीं करना कि किसी का आपने दिल नहीं दुखाना, क्योंकि कहता होता हूँ ना मैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी क्योंकि सोना रब दिलां विच रहिंदा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अभी बता देता हूँ, प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन फॉर ओवरस्टेज। हम इसके ऊपर बात करेंगे। जितने भी ओवरस्टेज है, रिगार्डलेस उनको 10 साल हो गए, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 6 साल, 3 साल, प्राइवेट लाइफ एंड ओवरस्टेज, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, यूके इमिग्रेशन सॉल्यूशंस विद सैयद आफाक हसन। और आप अगर आपने कुछ मिस किया है तो ये मत सोचिए कि आपने मुकम्मल तौर पे आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं लेटर ऑन। मैं अब आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इमिग्रेशन, नंबर 07727347212। अल्लाह।